अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर मिस डीएनए और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी। हर जिंदा चीज़ का डीएनए होता है। प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, यहाँ तक कि वायरसेस जिनको कभी नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता था, उनका भी डीएनए होता है। और सबसे अहम, हम इंसानों का भी डीएनए होता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हर चीज़ में डीएनए की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, लेकिन तमाम इंसानों में ये 99% सेम होता है। सिर्फ 1% से हम एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। ट्विंस का भी डीएनए सेम नहीं होता, यहाँ तक कि ये मोनोजाइगोटिक हो या आइडेंटिकल ट्विंस हो। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले ब्रीदिंग इन और आउट को समझेंगे, तो चलिए इसकी एक वीडियो देखते हैं। इंस्पायर्ड वर्सेस एक्सपायर्ड एयर। रेस्पिरेशन दो स्टेजेस में होती है। नंबर 1 इंस्पायरेशन, जिसके दौरान माहौल से एयर अंदर की तरफ जाती है, और नंबर 2 एक्सपायरेशन, जिसके दौरान एल्वियोलर एयर बाहर निकल जाती है। हवा का लंग्स में इन और आउट लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से होता है। जब एल्वियोलर स्पेसेस में एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गिर जाता है तो एयर लंग्स में एंटर होती है, तो इंस्पायरेशन होती है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर होता है, जिससे लैरिंक्स ओपन होता है। इसी तरह एक्सपायरेशन तब होती है जब एल्वियोलाई का प्रेशर एयर प्रेशर से एक्सीड कर जाता है, तो एयर लंग से बाहर जाती है। हवा के फ्लो का कम या ज्यादा होना मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर डिफरेंस के साथ प्रोपोर्शन है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। फ्लो इस बात से डिटरमिन होता है कि लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा या कम होता है। एल्वियोलर फ्लक्चुएशन से लंग्स में भी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है, जिसके नतीजे में मसल्स भी टेंस और रिलैक्स होते हैं। इंस्पायरेशन डायफ्राम के कंट्रैक्शन से इनिशिएट होती है और इससे थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस से इंक्रीज होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के सिकुड़ने से रिब्स और स्टर्नम लेफ्ट अप होते हैं, जिससे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में इजाफा पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इजाफा करता है। पल्मोनरी वॉल्यूम में इजाफा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है और फोर्स करता है एयर को लंग्स की तरफ फ्लो करने के लिए। और यही इंस्पायरेशन है। जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो डायफ्राम और स्टर्नम अपनी इंटरनल पोजीशन पर आ जाते हैं, जिससे थोरैसिक वॉल्यूम और फिर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज कर जाता है और फिर एक्सपायरेशन होती है। एयर लंग से बाहर जाते हैं। एक सेहतमंद इंसान औसतन 12/16 टाइम्स इन अ मिनट ब्रीथ करता है। एयर का वॉल्यूम ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान स्पायरोमीटर से मालूम किया जाता है और इसी से ही पल्मोनरी फंक्शंस को भी चेक किया जाता है। आदमी में डायफ्राम रेस्पिरेशन में मेजर रोल प्ले करती है, जबकि फीमेल में रिब्स एज के साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी चेंज होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्सरसाइज, इमोशनल डिस्टर्बेंस और दूसरी एक्टिविटीज के दौरान भी एक्सचेंज होता है। तो चलिए अब मैं आपको टिप ऑफ द डे में एक एनिमेशन दिखाती हूँ, जिसमें बताया गया है कि स्मोकिंग किस तरह हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। अब हम अपने प्रैक्टिकल को देखते हैं।
जिसमें हम एक्टिविटी देखेंगे और रेट और रेस्पिरेशन को कंपेयर करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं और मेरे साथी स्टूडेंट्स आपके सामने एक और दिलचस्प प्रैक्टिकल करने के लिए हाजिर हैं। मैं पहले आपको अपने साथी स्टूडेंट्स से मिलवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन, इमरान और फरीना। मिस, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी मोहसिन, ज़रूर पूछिए। मिस, मेरे भाई घूमने फिरने और कैंपिंग के लिए मरी गए थे। वो मुझे बता रहे थे कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं हमें सांस लेने में उतनी ही दुश्वारी होती है। मिस, ऐसा क्यों होता है? मोहसिन, जब हम सतह समंदर से ऊंचाई की जानिब बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मिकदार कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है और हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। मिस, ये ब्रीथिंग रेट क्या होता है? इमरान, 1 मिनट के दौरानिये में हम जितना सांस अंदर लेते और बाहर निकालते हैं उसे ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। जी मिस, मुझे याद आया, मैंने बायोलॉजी की किताब में पढ़ा था कि एक नॉर्मल शख्स सुकून की हालत में 1 मिनट में 12 से 15 मरतबा सांस लेता है। जी बिल्कुल ठीक। और स्टूडेंट्स, आपको एक दिलचस्प बात बताती चलूं कि न्यूबॉर्न बेबीज का एवरेज ब्रीदिंग रेट 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका ब्रीदिंग रेट कम होता जाता है, यानी कि 12 to 15 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाता है। मिस, जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरा सांस बहुत फूलता है, तो क्या उस वक्त मेरा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता होगा? जी हाँ, जब हम कोई भागदौड़ वाला काम करते हैं तो हमारे जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम तेज़ी से सांस लेते हैं और हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, आइए आज के प्रैक्टिकल में देखते हैं कि किसी भी एक्टिविटी के मुख्तलिफ लेवल्स का हमारे ब्रीदिंग रेट पर क्या असर पड़ता है। लेकिन उससे पहले ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। ब्रीथिंग यानी सांस लेने के दौरान हम हवा को फेफड़ों के अंदर खींचते और बाहर निकालते हैं। सांस अंदर खींचने के अमल को इनहेलेशन जबकि बाहर निकालने के अमल को एक्सहेलेशन कहा जाता है और इस अमल के दौरान हवा और खून के दरमियान गैसेस का तबादला होता है। हमारे फेफड़े इनहेल की गई हवा में से ऑक्सीजन हासिल करके जिस्म में मौजूद खून में शामिल कर देते हैं और इसी तरह खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल कर देते हैं। फेफड़ों में कैपिलरीज यानी खून की बारीक नालियां और एयर सैक्स यानी हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें अल्वियोली कहते हैं। जब हवा अल्वियोली में पहुंचती है तो ऑक्सीजन अल्वियोली से निकलकर कैपिलरीज में चली जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से गुजरकर अल्वियोली में आ जाती है, जिसे हम सांस के जरिए एक्सहेल कर देते हैं। मिस, ब्रीदिंग रेट पर वर्जिश के अलावा और कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं? फरीना, वर्जिश और एल्टीट्यूड यानी सतह समंदर से बुलंदी के अलावा ब्रीदिंग रेट हमारी लंग्स कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। मिस, हमारी एवरेज लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? इमरान, एक एडल्ट शख्स की एवरेज लंग्स कैपेसिटी 5 लीटर होती है, लेकिन वो तमाम लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनकी लंग्स कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि मरी में रहने वाले लोगों की लंग्स कैपेसिटी लाहौर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा होगी। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का जायजा लेते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें सिर्फ स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी। अब मैं स्टॉप वॉच इमरान को दूंगी और जैसे ही स्टार्ट कहूंगी आपने मोहसिन की ब्रीदिंग को 1 मिनट तक काउंट करना है। ओके मिस। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट काउंटिंग। यानी हम ये कह सकते हैं कि सुकून की हालत में एवरेज ब्रीदिंग रेट 17 टाइम्स पर मिनट है। अब इमरान, आप 5 मिनट तक यहाँ वॉक कीजिए और मोहसिन आप ग्राउंड में जाइए और 5 मिनट तक दौड़ लगाकर वापस आइए। आप दोनों स्टॉप वॉच साथ ले लें। जब आप दोनों के 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो हम आपका ब्रीदिंग रेट काउंट करेंगे। ओके मिस। स्टूडेंट्स, इस सरगर्मी से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जब हम हल्की फुल्की वर्जिश में मसरूफ होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रेट से बढ़ जाता है और जैसे जैसे हम वर्जिश तेज करते जाते हैं हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता चला जाता है। मिस, फिर तो एथलीट्स का ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता होगा।
नहीं मोहसिन, एथलीट्स बहुत ज्यादा वर्जिश करते हैं, यही वजह है कि इनका स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है और इनको इतनी आसानी से सांस नहीं चढ़ता। बिल्कुल सही फरीना। एथलीट्स का रेस्टिंग ब्रीदिंग रेट और वर्जिश के बाद वाला ब्रीदिंग रेट दोनों आम लोगों से कम होते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इस प्रैक्टिकल का रीकैप करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने सुकून की हालत में और वर्जिश के बाद ब्रीथिंग रेट में ज़ाहिर होने वाले फ़र्क को कंपेयर किया। सबसे पहले हमने पुरसुकून हालात में ब्रीथिंग रेट काउंट किया और फिर वर्जिश करने के बाद ब्रीथिंग रेट काउंट किया। हमने ये नतीजा अखज़ किया कि वर्जिश करने की वजह से ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। मिस, आज का प्रैक्टिकल बहुत दिलचस्प था। मैं आज जाते ही अपनी छोटी बहन का ब्रीथिंग रेट काउंट करूंगा और उसके और अपने ब्रीथिंग रेट में फ़र्क का मवाजना करूंगा। शाबाश। आइए अब अपना आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि किसी भी सख्त वर्जिश के बाद आपके मसल्स थकन क्यों महसूस करते हैं? ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाजत दीजिए। आप इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। अगले प्रैक्टिकल में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मिस।